Hello guys, welcome to our channel संदीप सर ऑलराउंडर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं भारत के संविधान की। हम भारत के संविधान को उद्देशिका से शुरू करते हुए सभी आर्टिकल्स, इसके जितने भी अनुच्छेद हैं, वन बाय वन करके सभी को लेंगे। सभी नागरिकों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी तैयारी करने वाले, कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं सभी बच्चों के लिए, चाहे वो आईएएस, आईपीएस या एसएससी, रेलवे, बैंक्स, जीडी, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या वो स्कूल के स्टूडेंट हों, सभी के लिए भारत का संविधान हमेशा प्रासंगिक और इम्पोर्टेंट रहता है। इससे हर कंपटीशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं। 5-7 क्वेश्चन से लेके 15-20 क्वेश्चन तक आईएएस लेवल तक के एग्ज़ाम में इसमें ज़रूर आ जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर शिक्षित नागरिक को, अशिक्षित नागरिक को अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें एक बहुत ही अमूल्य धरोहर दी है, जिसके अनुसार पूरा देश, हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आती कि भाई संविधान होता क्या है, इससे करते क्या है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने संविधान को ज़्यादा अच्छे से जाना समझा नहीं है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि भाई संविधान से ही हमारा पूरा देश, पूरा सिस्टम, पूरी सरकार चल रही है। हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, सारा काम, पूरी जो भी हमारे देश में सारे काम हो रहे हैं, गतिविधियां हो रही हैं, चाहे सरकार कर रही है, चाहे लोग कर रहे हैं, सब का सब इस संविधान के अकॉर्डिंग ही अस्तित्व है। जो भी काम हो रहे हैं, यानी कि मानिए हमारे देश को चलाने की, हम लोगों के रहने सहने की, जीवन शैली की सारी व्यवस्था इस संविधान में है। ये एक नियम है, एक कानून है, एक तरीके से हमारे लिए एक ग्रंथ है। इससे ज़्यादा पवित्र ग्रंथ भारत में कुछ हो नहीं सकता। सभी धर्मों से ज़्यादा पवित्र ग्रंथ अगर मैं बात करूं तो भारत का संविधान है आज के परिप्रेक्ष्य में। पूरा दर्शन हमारे देश का इसमें समाहित है, सभी धर्मों का, सभी लोगों का, जातियों का, किसी भी टाइप की कितनी भी विभिन्नताएं देश के अंदर हैं, सभी को एक करके, एक समाहित करके रखने वाला एकमात्र ग्रंथ भारत का संविधान है। चलिए बात करते हैं भारत के संविधान में। सबसे पहले आता है उद्देशिका। देखिए, उद्देशिका का मतलब होता है उद्देश्य, सीधी सीधी सी बात है, उद्देश्य। इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। प्रस्तावना होता है एक तरीके से इंट्रोडक्शन। क्या होता है प्रस्तावना? इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं इसको, संविधान का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। तो इंट्रोडक्शन कहिए, प्रस्तावना कहिए, संविधान का उद्देश्य कहिए। इसमें ये पता चलता है हमें कि भाई संविधान के अंदर किन किन मेन बातों पे फोकस किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इससे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम भारत के लोग। देखिए, सबसे शुरू में ही संविधान विशेषज्ञों ने या संविधान के जो मतलब बनाने वाले हैं, जनकों ने सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी है सबसे शुरू में, हम संविधान के लोग। देखिए, छोटी सी जानकारी, वैसे आप लोग जानते भी होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस संविधान को बनाने में है, उनको नमन है। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते और सबसे इम्पोर्टेंट रोल होने के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। क्योंकि दुनिया में उनसे ज़्यादा पावरफुल, उनसे पावरफुल इन द सेंस पढ़ाई में, समझदारी में संविधान की और कोई इंसान उस समय नहीं था। और न केवल उस समय, आज तक भी इतना पावरफुल, इतना समझदार आदमी जन्मा नहीं है। तो हम लोगों को उनका आभार होना चाहिए। तो बात करते हैं। देखिए, सबसे शुरू में कितनी खूबसूरती रखी है इसमें कि हम भारत के लोग। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी पावर क्या है, क्यों ये लिखा गया हम भारत के लोग। वो अपनी संविधान सभा का भी नाम ले सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था जब हम लोग चले जाएंगे, इनकी संविधान सभा नहीं रहेगी, उसके बाद जो भारत के लोग हैं वही इसके मालिक होंगे संविधान के। यानी कि हम भारत के संविधान के मालिक हैं, जो लोग हैं, हम जनता हैं, हम ही इसके मालिक हैं, सॉरी। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, देखो ये 5 चीज़ें इसमें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात तो कि हम भारत के लोग ही सर्वोपरि
परी है, या कहेंगे हम सर्वश्रेष्ठ या सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली जो अगर कोई भारत में है तो हम भारत के लोग हैं। चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, दुनिया के कोई भी, पूरे भारत के सॉरी, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, तो भारत के अंदर अगर उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर कोई है तो हम भारत के लोग हैं। ठीक है, हम सरकार को भी खुद ही चुनते हैं, हम अपने अधिकारी कर्मचारियों को सैलरी भी खुद ही देते हैं, हमारा जो टैक्स होता है, जनता का जो टैक्स होता है, चाहे वो बिजनेस के थ्रू जाए, चाहे वो डेली की रोटी, एक भिखारी लोग, एक भिखारी आदमी जो सिर्फ कुछ भी करता नहीं है, भीख मांगता है, सिर्फ अपना खाना खाता है, गुजारा करता है, कपड़े पहनता है, वो भी टैक्स देता है, ये बात ध्यान रखना। अगर वो एक बिस्किट का पैकेट भी खाता है तो उसमें भी टैक्स देता है, उस पर टैक्स लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि हर आदमी टैक्स नहीं दे रहा, एक भिखारी टैक्स नहीं दे रहा, कि सैलरी लोग टैक्स देते हैं, कंपनी वाले टैक्स देते हैं, तो ऐसा नहीं है, हर आदमी टैक्स देता है, कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है। ठीक है, तो हम लोगों के टैक्स से ही ये सरकार चलती है, सभी अधिकारी कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, तो हम ही इन सब के मालिक हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई नेता मंत्री हो। ठीक है, तो कहीं भी कभी भी किसी से बात करने में, अपना सही काम कराने में, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, सही काम कराने में आपको कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक आप हो, ये सिर्फ आपके सेवक हैं, कर्मचारी है, इसलिए उनको कहा जाता है सर्विस मैन। याद रखना, चाहे पुलिस हो, चाहे एसडीएम हो, डीएम हो, कुछ भी हो, हर विभाग के हर कर्मचारी को सर्विस मैन कहा जाता है। इंग्लिश में सर्विस का मतलब होता है सेवा, मैन मतलब आदमी, यानी कि सेवा करने वाला आदमी होता है, वो जनता की सेवा के लिए बनाया गया है, जनता मालिक है, तो इसलिए आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम भारत के लोग, यानी कि हम संविधान के भी जो मालिक हैं, हम भारत के लोग ही हैं। भले ही हम संसद को बनाते हैं इसमें सुधार करने के लिए, इसको चलाने के लिए, लेकिन संसद में भी हम लोग जनता ही भेजते हैं, अपने ही प्रतिनिधि भेजते हैं वहाँ पे इसको चलाने के लिए। तो हम बोलते हैं हम भारत के लोग, यानी कि जो संपूर्ण शक्ति है पूरे संविधान की, पूरे भारत की, देश की, हम लोगों में, जनता में निहित है, सर्वशक्तिशाली जनता ही है हमारे देश में। भारत को एक, कि हम सब लोग क्या हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब हुआ, संपूर्ण का मतलब पूरी तरह से, प्रभुत्व संपन्न, इनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है भाई। प्रभुत्व संपन्न होता है कि हम अपने डिसीजन लेने में हम स्वतंत्र हैं, हम संपूर्ण रूप से संपन्न हैं। डिसीजन कैसे, हम अपने देश के अंदर कौन सी नीति चलाएंगे, योजना चलाएंगे, किस तरह से अपने समाज का ध्यान रखेंगे, क्या काम करेंगे, हमारी सरकार, या हम दूसरे लोगों से, विदेशों से कैसे संबंध रखेंगे, इसमें हम किसी और दूसरे के दबाव में नहीं रहेंगे, किसी दूसरे का मतलब किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं रहेंगे, हम लोग खुद प्रभुत्व संपन्न, अपने डिसीजन, अपने फैसले खुद लेंगे, ये मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न का। समाजवादी, समाजवादी का मतलब क्या है, देखो ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़े गए सब। समाजवादी का मतलब है कि हम लोग, जो हमारी सरकार है, जिन्हों हम सरकार बना के भेजेंगे, वो हम पब्लिक का, भारत के लोगों को का नज़रिया, समाजवादी नज़रिया रहेगा हमारी सरकार का, इनके समाज का भला। समाजवादी का मतलब समाज का भला सबसे पहले सोचेगी सरकार, कोई भी काम ऐसा नहीं करेगी जिसमें समाज का अहित हो, हमेशा सरकार ऐसे ही काम करेगी जिसमें समाज का भला हो। भले ही किसी उनके नीति नियम कानून से संपूर्ण समाज का भला ना हो एक बार को, लेकिन मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो, मैक्सिमम, ये बात ध्यान रखना है आपको। इनके 50% से ज़्यादा लोगों का अगर भला हो रहा है तो वो समाजवादी बात कहलाएगी, समाजवादी नियम कानून कहलाएगा, नीति कहलाएगी। तो समाज का हित सबसे सर्वोपरि है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमारी गवर्नमेंट को। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब देखो पहले धर्मनिरपेक्ष था मूल संविधान में, पंथ निरपेक्ष क्यों आया, पहले धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझेंगे कि भारत में कितने सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, है ना, ये सारे धर्म है, और भी हो सकते हैं, कोई भी धर्म हो, तो इसमें इन सभी धर्मों को समान व्यवहार एक तरीके से करेगी गवर्नमेंट, किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी, यानी कि सब धर्म समान है सरकार की नज़रों में, राज्य की नज़रों में, ये मान के चलते हैं। फिर बात आ गया कॉन्सेप्ट पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष में धर्मनिरपेक्ष में क्या अंतर है, देखो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था पहले, उसमें तो सिर्फ धर्मों की बात की गई थी, पंथ निरपेक्ष में बात क्या कही गई है कि भाई एक ही धर्म को मानने वाले भी अलग अलग तरह के रास्तों पर चल सकते हैं। जैसे अपने हिंदू धर्म का उदाहरण ले लो, कोई मान लो कबीरपंथी हो सकता है, कोई मान लो रहीमवादी हो सकता है, कोई मान लो श्री कृष्ण को मान सकता है, कोई मान लो श्री श्री राम को मान सकता है, कोई मान लो देवी दुर्गा को मान सकता है, कोई मान लो शिव जी को मानता है, कोई मान लो हनुमान जी को मानता है,
कोई पूजा करके काम चलाता है, कोई ध्यान लगा के काम करता है, कोई नाच गाना करके काम करता है। यानी कि ये सब अलग अलग रास्ते हैं। देखो पंथ का मतलब है रास्ते, पंथ का क्या मतलब हुआ, रास्ते। यानी कि सबके अलग अलग रास्ते हैं, कोई किसी भी रास्ते से भगवान को मान सकता है, अपनी पूजा अर्चना कुछ भी कर सकता है, तो किसी भी रास्ते पे कोई अड़चन नहीं है, सरकार किसी को बंदिश नहीं करेगी। तो ये होता है पंथ निरपेक्ष का मतलब। ऐसे ही लोकतंत्रात्मक की बात करते हैं। लोक का मतलब वही लोग, राज्य, लोगों का तंत्र। लोक का मतलब लोगों का तंत्र, प्रजा का तंत्र, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र का मतलब जैसे हम लोग होते हैं, हमारा ही तंत्र चलेगा, हम लोग ही अपने लिए अपनी सरकार बनाएंगे और उससे हम खुद ही शासित होंगे। तो इस तरह की व्यवस्था, यानी कि लोगों की सरकार जो लोगों के द्वारा बनेगी और लोगों के ही लिए काम करेगी, तो ऐसी सरकार को लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इनके लोगों की सरकार लोगों के ही द्वारा और लोगों के ही लिए। ऐसा ही हम करते हैं, अपने प्रतिनिधि भेजते हैं हम, एमपी एमएलए संसद में भेजते हैं, हम ही लोग भेजते हैं, अपने ही बीच में से अपने ही लोगों को भेजते हैं और वो हमारे लिए ही काम करते हैं। तो ये होता है लोकतंत्र का मतलब। गणराज्य, गणराज्य का मतलब राज्य का एक प्रधान होगा, जैसे हमारा राष्ट्रपति होता है, तो भले ही वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो, हम उनको इनडायरेक्ट चुनते हैं, तो गणराज्य भी हमारा देश है। और बात करते हैं आगे। अच्छा, भारत को हम सब लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखो 3 तरह के न्याय हैं भारत में। भारत का जो संविधान है उसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई। ये जो 5 वर्ड ऊपर आए, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ये सब होते हैं भारत की प्रकृति। ये 5 तरह की प्रकृति है, इसमें क्या बोलते हैं इनको, हमारे संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी है, ये 5 वर्ड बताते हैं। ये 5 तरह के वर्ड प्रकृति को बताते हैं। फिर आता है न्याय। देखो भारत में न्याय है 3 तरह के। कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यानी कि समाज में कोई किसी के साथ गलत हो जाए, झगड़ा रगड़ा कुछ भी हो जाए, उनको सामाजिक न्याय दिलाने का काम करती है हमारी सरकार, हमारी शासन व्यवस्था, हमारा संविधान, जिसमें पुलिस से लेके और कोर्ट तक आते हैं। पुलिस से स्टार्ट होता है और कोर्ट में जाके हमें न्याय मिल जाता है। उसके बाद में आर्थिक, किसी तरह का कोई पैसे का गबन घोटाला कुछ हो तो उसके लिए भी प्रावधान है, उसका भी न्याय हमारी सरकार, हमारा संविधान व्यवस्था करता है। राजनीतिक न्याय में भी अगर कोई राजनीतिक हिस्सेदारी है, उसमें हक नहीं मिलता, इलेक्शन लड़ना, वोट डालना, ये सब चीज़ों का न्याय भी हमारे पास संविधान में प्रावधान है। देखो इन सब की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन न्याय मिलता है ना। सबको बराबरी नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी या समानता की बात नहीं है, लेकिन अपने प्रयास से कोई कम या ज़्यादा कैसे भी इसमें हिस्सेदारी कर सकता है। हाँ, कोई किसी दूसरे का हक छीनेगा तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था है। फिर बात करते हैं आगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना। ये 5 चीज हो गई। इन 5 चीजों की स्वतंत्रता है भारत में। कितनी स्वतंत्रता है, 5 स्वतंत्रता। देखो क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए कितने प्रकार के न्याय हैं हमारे संविधान में, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, और इनका क्रम भी आ जाता है, किस क्रम से लिखे गए हैं हमारी उद्देशिका में, ये भी आ जाता है। तो विचार क्या होता है, देखो विचार जो भी आप सोचते हैं, आपका आइडिया है, बताते हैं, कुछ काम करते हैं, तो कुछ भी विचार हो सकता है, उसकी आपकी स्वतंत्रता है। कोई भी आप विचार कर सकते हैं, मन में ला सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अभिव्यक्ति, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की बात करें हम, पूरे संविधान में हमारे लिए अगर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वह है अभिव्यक्ति। अंग्रेजों के टाइम में अभिव्यक्ति हमें पूरी नहीं थी भाई। अभिव्यक्ति होता है अपने विचारों को व्यक्त करना, सरकार की बुराई करना, उसकी भलाई करना, किसी की भी संस्था की, किसी भी आदमी की बुराई भलाई हम कर सकते हैं, जिससे हम सहमत हो या असहमत हो, ऐसा कुछ भी हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसमें धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। मीडिया, देखो सबसे बड़ी बात है जो मीडिया होता है, टीवी हो, अखबार हो, सोशल मीडिया अब आ गया, सोशल मीडिया हो, उस पर हम अपनी अलग अलग तरह से अभिव्यक्ति करते हैं। हम व्यंग बना के कर सकते हैं, हम सरकार के, प्रधानमंत्री के कार्टून बना के अभिव्यक्ति कर देते हैं, कोई गाना बना के कर सकते हैं, उनका मजाक बना के कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की अभिव्यक्ति की अगर हमें इच्छा है तो हम कर सकते हैं, बशर्ते हम किसी की गरिमा को, प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचा रहे हैं, है ना। क्योंकि इसमें आगे वर्णन है, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, हम ऐसा काम ना करें कि व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे।
तो मान हानि हो किसी की, ऐसा काम नहीं करेंगे। बाकी हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें बोलने की भी स्वतंत्रता इसी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में ही समाहित है। फिर बात करते हैं विश्वास। अब देखो, किसी भी तरह का विश्वास हम चाहें किसी भी धर्म में या किसी कर्म में, किसी भी तरह का विश्वास हम बनाएं, अपना सोचें, किसी भी चीज़ में विश्वास करें, किसी तंत्र में, व्यवस्था में विश्वास करें ना करें, हमारी स्वतंत्रता है। उसके बाद बात करते हैं हम धर्म। अब देखो, धर्म के भी ऊपर भी बात आ गई थी। धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश, पंथ निरपेक्ष हो गया अब तो किसी भी धर्म को माने हम, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे पर। फिर है उपासना। किसी भी देवी देवता की, भगवान की, धर्म की, किसी की भी उपासना कर लें, किसी आदमी की उपासना कर लें, प्रकृति की, प्राकृतिक शक्ति की उपासना कर लें। हम यहाँ तक कि आस्तिक ना रहें, नास्तिक बन जाए, कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह की स्वतंत्रता। अब किसी एक धर्म में जन्मे हो, दूसरे धर्म की उपासना करने लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो हमारा, अगर आप स्वेच्छा से करते हैं ना, जबरदस्ती पे पाबंदी है भाई, कोई जबरदस्ती किसी से कुछ कराएगा एक धर्म से दूसरे धर्म में तो पाबंदी है। लेकिन अगर आप स्वेच्छा से अपना कुछ भी किसी भी धर्म में विश्वास कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, तो आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, ये सारी स्वतंत्रता है। तो ये 5 तरह की आपकी स्वतंत्रता हो गई है हमारे संविधान में, जो हम आज इतना आज़ाद फील करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी काम करते हैं, सब हमारी इन स्वतंत्रताओं की देन है। हमारे संविधान में ये सारे प्रावधान हमारे संविधान सभा के जो विशेषज्ञ थे, जो संविधान सभा के जो निर्माता थे, संविधान के निर्माता थे, उन सब ने प्रावधान किया है ताकि हम लोग चैन की सांस ले सके, फ्री आज़ाद महसूस कर सकें, जैसा कि आज हम कर रहे हैं। हम अंग्रेजों के टाइम में ऐसा नहीं था। इसके बाद बात करते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखो, प्रतिष्ठा होती है एक व्यक्ति की, अवसर होता है। अब प्रतिष्ठा ये तो है नहीं भाई किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम। एक नेता है, मंत्री है, टीचर है, किसी की ज़्यादा प्रतिष्ठा, एक मजदूर है, गरीब है, किसी की कम प्रतिष्ठा हो सकती है। लेकिन हाँ, इसमें बराबरी तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग तरह का व्यवहार करेंगे तो प्रतिष्ठा तो अलग अलग होंगी। लेकिन किसी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की आपको क्षमता है, बराबरी। आप अपने प्रयास करिए, कितना भी अच्छा बन जाइए, कितना भी बेकार बन जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई रोक टोक नहीं है इसमें। और अवसर, देखो, सबको बराबर अवसर तो नहीं मिल सकते, लेकिन अवसर की समानता है, समता है, समानता नहीं, समानता में बराबरी होता है, सबको बराबर नहीं मिलते। हाँ, अवसर के चांसेस है, जिसका मन करे, जो चाहे वो जाके अवसर ले सकता है, चाहे नौकरी का अवसर हो, राजनीति का अवसर हो, किसी और काम को करने का अवसर हो। अपनी मेहनत कीजिए, जितना करेंगे उतना आपको मिल सकता है। इसे बोलते हैं समता, अवसर की। तो 2 तरह की समता होगी, ये भी याद रख सकते हैं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, किनको, लोगों को प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, यानी कि लोगों के अंदर क्या क्या करना, और व्यक्ति की गरिमा, ये आ गया गरिमा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब देखो, व्यक्ति की एक गरिमा होती है ना, अमानवीय व्यवहार ना हो व्यक्ति के साथ में, जानवरों जैसा व्यवहार ना हो, दास वाला व्यवहार ना हो, है ना, कोई बंधुआ ना बनाए। तो इस तरह से व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, उसके साथ उसका खाना पीना रहना इस तरह का हो कि उसके साथ में अमानवीय ना लगे, है ना, गरिमामय व्यवहार हो, इस बात की भी इसमें ध्यान रखा गया है। और राष्ट्र की एकता, हमारा राष्ट्र एक है, पूरा भारत, एकल नागरिकता है हमारे देश में, तो राष्ट्र की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। भारत राज्यों का एक संघ है और ये अखंड है। अखंड का मतलब इसके टुकड़े नहीं हो सकते, टूट नहीं सकता। जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं वो संविधान के खिलाफ बात करते हैं और उनको दंडित करने का प्रावधान भी है। तो भाई, अखंड है भारत, एक रहेगा, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसा भी बंधुता और अखंडता ये सुनिश्चित करने वाली, अखंडता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता होता है भाईचारा। देखो, हमारे संविधान में बंधुता का कॉन्सेप्ट लिया गया है कि पूरा देश में किसी भी जाति, धर्म, विशेष, क्षेत्र, राज्य, देश, प्रदेश, कहीं का भी आदमी हो, किसी भी जेंडर का आदमी हो, तो सब के सब जो है बंधुता, भाईचारे की भावना से रहें देश के अंदर, और पूरे देश में बंधुता बढ़ाई जाए, ताकि हमारे देश की, राष्ट्र की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा ये सब सुनिश्चित हो और बनी रहें। ऐसा प्रावधान करता है। वैसे भी हमारे देश का जो अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो उसमें बंधुता, विश्व बंधुत्व की बात की गई है, बल्कि उसमें तो ना केवल देश के अंदर। श्लोक भी है एक, अयम निज प्रवृत्ति गणना च लघु चेतसाम उदार चेतनांतो वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि ये मेरा है, तेरा है, अपना है, पराया है, छोटा है, बड़ा है, सब तो निम्न हृदय वालों की बात है, तुच्छ सोच वालों की बात है। उदार चरित्र जिनका होता है उनके लिए तो पूरा वसुधैव ही कुटुंबकम है। इनके संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी ही
एक परिवार के समान है। इनके भाईचारे का हमारे दर्शन में भी समाहित है कॉन्सेप्ट। तो बढ़ाने के लिए फिर क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, यानी कि संविधान सभा में जब प्रस्ताव पास था वहाँ के लिए बात है, आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 ये विक्रमी, ये उस टाइम के हिंदू कैलेंडर की तिथि थी, को एतद द्वारा, यानी कि घोषणा करके इस संविधान को, जो अभी संविधान बनाया आगे हम पढ़ेंगे, वो इसको अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। यानी कि हम खुद ही अपने अंगों में धारण करते हैं एक तरीके से, और इसको अधिनियमित अपने ऊपर ही लागू करते हैं, और आत्मर्पित अपनी आत्माओं को अर्पित करते हैं। यानी कि हम भारत के लोग खुद ही ये काम अपने ही लिए कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा प्रस्तावना थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सभी को याद होना चाहिए, उसके मेन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में इससे जरूर बनता है, 1-2 क्वेश्चन हर बार आता है, और आईएएस में तो आता ही आता है, पीसीएस आईएएस में और बाकी में भी आता है। तो भारत का संविधान उद्देश्य का प्रस्तावना जो बताता है, इंट्रोडक्शन देता है संविधान का। इसके अंदर क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, आज तारीख भी याद रखेंगे भाई, 26 नवंबर 1949 को ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006, ये तिथि भी याद रखेंगे, को एतद द्वारा घोषणा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इनका ऑर्डर भी याद रखना भाई, कई बार ऑर्डर पूछ लेते हैं इसमें सब में कि ऑर्डर से बताइए कौन पहले कौन दूसरा। ठीक है, चलिए इस क्लास में इतना ही, और बाकी जो नेक्स्ट क्लास शुरू होंगी उसमें हम संविधान के सारे आर्टिकल 1 बाय 1 करके लेंगे, और कोशिश करेंगे आगे के इसमें इंग्लिश वर्जन भी संविधान का लेंगे। भाई ये हमारा मूल संविधान है, बेस संविधान जो हमारी संसद में होता है, उसी संविधान को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।